start a new topic of class 9, which is the fundamental unit of life. But before going into the video, let's roll the intro. तो अब चलते हैं हमारे वीडियो में। हम सबसे पहले हमें देखना है सेल के बारे में। सेल होता क्या है? जिस तरह हर नॉन लिविंग थिंग मैटर जो है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हर मैटर जो है वो एटम या मॉलिक्यूल से बना है, उसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। मींस हम कह सकते हैं कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और साथ साथ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, चाहे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, जो भी है, ये कंट्रोल होता है किसी ना किसी तरह से सेल से। दैट तो सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो इसी तरह कलेक्टिवली हम सेल को बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब क्या होता है, सेल जो है वो दो टाइप का है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जो सेल बिल्कुल बहुत पहले समय से आए हुए हैं, जो बहुत पहले एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में जो सबसे पहला लिविंग सेल आया था, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। एंड प्रो मींस होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस। सो द सेल व्हिच इज प्रिमिटिव मींस दे डज नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। उनका न्यूक्लियस ट्रू मतलब आपको परफेक्ट उसका न्यूक्लियस पता नहीं चलेगा। इसके उलट यूकैरियोटिक सेल, यानी यू मींस होता है ट्रू एंड कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल, उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है वो परफेक्ट एक न्यूक्लियस हमें उसका पता चलता है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स है, जैसे कि अभी आप आगे क्लासेस में पढ़िएगा और 8th क्लास में भी आपने इसका नाम सुना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस वगैरह जो भी है सेल, वो पाए जाते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए, जेनेटिक मटेरियल यानी जो जीन्स कैरी करता है। जीन्स क्या होता है? जीन हमारा कैरेक्टर कैरी करता है। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड होता है, मींस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। और जो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वो न्यूक्लियस के बाहर कहीं पे भी फ्लोट करता हुआ हमें मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में। तो अब हमें देखना है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो उससे पहले मैं आपसे एक बेसिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर दूं। तो सेल क्या होता है, उसका आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है जो सेल के कंपोनेंट को कन्फाइंड रखता है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल के अंदर जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बाद सेल के अंदर उसका ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस सेल का। ठीक है, तो यही अगर हम बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में, तो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अलावा कुछ और भी होता है, एक एक्स्ट्रा हार्डर बाउंड्री होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। यही सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्लांट सेल में क्या होता है दोस्तों, प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट। साथ ही साथ एक सेल ऑर्गेनिज्म है वैक्यूल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वैक्यूल्स का जो साइज होता है वो प्लांट सेल में बहुत लार्जर होता है, लेकिन उनका नंबर कम होता है। और वैक्यूल्स का साइज जो एनिमल सेल में होता है, उनका साइज बहुत छोटा होता है बट उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। दूसरा डिफरेंस हम ये लिख सकते हैं कि प्लांट सेल कंसिस्ट vacuoles which are larger in size but smaller in number, while animal cell contains vacuoles which are smaller in size but larger in number. Now third difference is प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोफिल होता है। तो प्लास्टिड्स का टाइप है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, व्हाइल क्लोरोफिल और प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं और क्लास 9 के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें हर ऑर्गेनल के फंक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे बेसिक हमें सबसे पहले पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो चलते हैं अगले टॉपिक में, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या है द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एनी सेल और द बाउंड्री ऑफ एनी सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन तो आप सब जानते हैं दोस्तों क्या है, लिपिड्स क्या है, लिपिड्स एक फैट का ही टाइप है जो हमारा बॉडी में सिक्रेट होता है। ठीक है, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन separates the inner component of the cell from the outer component. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्योंकि एक बाउंड्री है, तो वो अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स है वो बाहर के कंपोनेंट से उसको सेपरेट करता है। साथ ही साथ कोई भी सब्सटेंस, कौन सब्सटेंस बाहर से अंदर आएगा, कौन सा सब्सटेंस अंदर से बाहर जाएगा, ये भी डिसाइड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ substances to pass through.
लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सब्सटेंस को आर पार होने नहीं देता, ये फिर सिर्फ कुछ चीजों को ही आर पार होने देता है जो कि जरूरत के हिसाब से पता चलता है सेल को, तो वो अपने हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन चीजों को आर पार होने देता है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ every substance or all the substances to pass through it, but it allows only some substances to pass through it. That is why plasma membrane is also called semi permeable membrane. Semi permeable means आधा permeable है, हर चीज के लिए permeable नहीं है, means हर चीज को permits नहीं करेगा अपने आर पार होने, कुछ कुछ चीजों को आने देगा, कुछ चीजों को जाने देगा। तो ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा चीज बाहर जाएगा, कौन सा चीज अंदर आएगा? तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले समझना होगा दो प्रोसेस, जिसका नाम है सबसे पहला का डिफ्यूजन एंड दूसरे का है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन है क्या? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मींस अगर कोई चीज, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन या अमाउंट किसी जगह ज्यादा है, तो ऑब्वियस सा बात है उसका ट्रांसपोर्ट जो होगा, मूवमेंट होगा, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। सो ये जो नेचर में मूवमेंट होता है, इस चीज को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और अगर ये ट्रांसपोर्टेशन या फिर मूवमेंट वाटर के केस में हो, मींस डिफ्यूजन इन केस ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोसिस मींस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इसी ऑस्मोसिस पे डिपेंडेंट तीन टाइप का सॉल्यूशन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक में, जो कि है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब क्या है दोस्तों? उसके नाम में छुपा हुआ है, हाइपर मींस मोर। तो क्या होता है जब सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो? अभी हमने ऑस्मोसिस में देखा, ऑस्मोसिस में होता क्या है, वाटर कहां से कहां मूव करता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस ऐसा कंडीशन जब सेल के अंदर पानी ज्यादा हो एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो आप खुद सोच कर देखिए, ड्यू टू ऑस्मोसिस पानी कहां जाएगा? सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है? द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज मोर एज कंपेयर टू आउटसाइड। और इस सेल में, इस ऐसे सेल में होता क्या है, पानी जो होता है दैट विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब पानी क्या होगा, जब सेल के अंदर से बाहर चला जाएगा तो साइज ऑफ सेल विल श्रिंक या रिड्यूस हो जाएगा, वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ये केस है। फिर से बता देते हैं तीनों पॉइंट। द सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज हायर एज कंपेयर टू द आउटसाइड, and the movement of water will be from inside to outside, and the volume or the size of cell will shrink. अब हम चलते हैं हाइपोटोनिक। तो हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो मींस कम। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, so the solution in which the amount of water present inside the cell is less as compared to outside. तो इस ऐसे केस में क्या होगा, पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा, और इस केस में क्या होगा, साइज जो होगा सेल का वो इंक्रीज कर देगा। जैसे कि आप देखिए, हम ग्राम चना भिगोते हैं पानी में, तो होता क्या है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है चना का भीगने के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि चने के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है, और अगर हम उसको पानी में भिगो देंगे तो बाहर उसके एनवायरमेंट में पानी का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो बाहर से पानी उस सेल के अंदर जाएगा। तो होगा क्या, साइज ऑफ सेल विल इंक्रीज। एंड थर्ड वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। So isotonic solution क्या है? The solution in which the amount or concentration of water present inside the cell is equal to the amount or volume or concentration of water present outside the cell. तो इस केस में क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा ही नहीं, there will be no movement of water and the size of cell will remain same. तो ये तीनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरटोनिक में सेल के अंदर पानी ज्यादा है, हाइपोटोनिक में सेल के अंदर कम पानी है, और आइसोटोनिक में सेल के अंदर और बाहर, सेल के अंदर पानी जो बिल्कुल बराबर है बाहर के कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं वाटर मूवमेंट का। तो हाइपरटोनिक में क्योंकि सेल के अंदर पानी ज्यादा है, तो द मूवमेंट विल बी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। हाइपोटोनिक में क्या होगा, आउटसाइड से इनसाइड, और आइसोटोनिक में देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर। हाइपरटोनिक में क्या होगा, साइज ऑफ सेल विल रिड्यूस, हाइपोटोनिक में साइज ऑफ सेल विल इंक्रीज, एंड आइसोटोनिक में साइज ऑफ सेल विल रिमेन सेम। और अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बाद एक टॉपिक हम आपको बताना चाहेंगे जो कि है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस में होता क्या है, जब सेल अपने अंदर का पानी रिलीज कर दे और उसका साइज छोटा हो जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर
बाय द सेल ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन डिफरेंस होने के कारण सेल जब अपना पानी लॉस कर दे उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। और प्लाज्मोलिसिस जिस सेल के साथ हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो किशमिश होता है वो एक टाइप का प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलिसिस जो प्रोसेस है ये बहुत बार यूज किया जाता है। सेल को जब स्टोर करना हो, जैसे मॉइस्चर के प्रेजेंस में सेल या फिर आप बोल सकते हैं सीड जो है वो बहुत जल्दी खराब होता है, तो उसका प्लाज्मोलाइज्ड किया जाता है उस सीड को, उसको जमा करने के लिए सीड बैंक में। तो क्या कहता है, प्लाज्मोलिसिस किया जाता है, उसके अंदर का वाटर सब लॉस करा दिया जाता है। तो होता क्या है, इससे सीड का जो लाइफ है अगर उसको खराब होने से बचाना है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है, द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस बाय द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस एंड द सेल व्हिच शोज प्लाज्मोलिसिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्लियर है दोस्तों। प्लाज्मोलिसिस एक प्रोसेस है जो हम कह सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमें प्लाज्मोलिसिस देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो एक फंक्शन आपको समझ में आया कि कैसे काम करता है ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंसंट्रेशन में डिफरेंस, अगर अंदर पानी की जरूरत है, बाहर पानी ज्यादा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा वो अलाउ करेगा पानी को बाहर से अंदर आने। ठीक है। तो या फिर अंदर जब पानी ज्यादा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करेगा पानी को अंदर से बाहर जाने में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस में हेल्प करता है, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट परमिट्स द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, अपने से आर पार होने देता है। तो पहला फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट gives a definite shape to the cell. दूसरा, it differentiate the outer component of the cell to the inner component. And उसके बाद जो है आप ये कह सकते हैं it allows some substances to pass through it. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन है जो हमें किसी स्पेसिफिक और ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा का आपने देखा होगा इरेगुलर शेप है। तो अमीबा में क्या होता है, द फ्लेक्सिबिलिटी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, वो शेप अपना चेंज कर सकता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। सो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा टू कैप्चर फूड। आपने देखा होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा में, अमीबा जो होता है वो अपना शेप चेंज करके सूडोपोडिया बनाता है और जो भी फूड पार्टिकल होता है उसको इनगल्फ कर जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होकर के एक शेप लेता है, एक नया शेप, फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है वहां पर। सो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनेबल सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा टू इंगल्फ फूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मींस सेल के अंदर कुछ इंगल्फ करना है। इंडो मींस अंदर, साइटोसिस मींस प्रोसेस ऑफ सेल इंगल्फिंग। सो इंडोसाइटोसिस क्या है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन allow some organism like amoeba to engulf food particles. This process is called endocytosis. और अब हम अपने अगले टॉपिक में चलते हैं जो कि है सेल वॉल, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में दिखाई देता है। तो अब हम देखते हैं सेल वॉल के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और ये प्लांट सेल को हार्डनेस, स्टिफनेस, टफनेस प्रोवाइड करता है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि अब एनिमल सेल को आप देखिए कितना फ्लेक्सिबल है अपने गालों को, क्योंकि हमें सेल वॉल नहीं है, हमें सेल मेम्ब्रेन है। बट प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होता है आउटर मोस्ट में, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है दोस्तों, जैसे कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट में पाया जाता है। तो सेल्यूलोज से बना होता है सेल वॉल प्लांट्स का। एंड ये जो होता है ये हार्डनेस, टफनेस, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और आप ये कह सकते हैं डेफिनेट शेप या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है ना, अमीबा अपना शेप चेंज कर सकता है ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट प्लांट्स अपना शेप साइज शेप तो तुरंत नहीं चेंज कर सकते हैं ड्यू टू सेल वॉल। ठीक है दोस्तों। तो सेल वॉल जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस था एनिमल सेल, प्लांट सेल, आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, वो कैसे काम करता है, प्लाज्मोलिसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस क्या है, और अब हमने देखा सेल वॉल के बारे में। अब हम चलते हैं सारे यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में हम बात करते हैं कि ऑर्गेनल्स कौन कौन से पाए जाते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। तो जो ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, पहले तो हम डिफरेंस समझते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनल। सो ऑर्गन्स है क्या, ऑर्गन बना है टिश्यू केमिक कंपोजिशन से, मींस व्हेन सेल कंबाइन इट फॉर्म टिश्यूज एंड व्हेन टिश्यूज कंबाइंस इट फॉर्म्स ऑर्गन्स। और ऑर्गेनल क्या है, किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर पाए जाने वाला कंपोनेंट, द कंपोनेंट दैट इज फाउंड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इट्स ऑर्गेनल। तो ऑर्गेनल जो है एक यूकैरियोटिक सेल में
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम्स वगैरह वगैरह, आगे हम देखेंगे वैक्यूल्स वगैरह क्या क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स क्या होती है? ये वेसिकल्स, वेसिकल्स छोटे छोटे पाउच के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। प्रोटीन सिंथेसाइज करने का मतलब क्या है? देखिए, हमें किसी चोट लग गया, अब हमारा बॉडी तो बना है प्रोटीन का, तो चोट लग गया तो नया प्रोटीन बनाना होगा बॉडी को। तो ये जो काम होता है, ये हमारा जो पहले से सेल्स बच गए, चोट लगने के बावजूद जो आसपास के सेल है उसके अंदर के राइबोसोम क्या करेंगे, अब इसी सेल, स्किन सेल वाला प्रोटीन सिंथेसाइज मतलब बनाएंगे। ठीक है, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। अब हम चलते, और राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये सिमिलरिटी है। राइबोसोम्स इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम्स के भी टाइप होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। राइबोसोम्स के बाद जो एक सेल ऑर्गेनल आता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या, अगर आप शेप देखेंगे तो वो ऐसे कुछ इस टाइप का शेप होता है। आप अपने डायग्राम में जब आपको देखना, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप का होता है। देखिए, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कर्व्स में राइबोसोम्स अगर अटैच है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कर्व्स में राइबोसोम्स अगर अटैच है, तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इसके ग्रुप्स में राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी SER, RER एंड SER। तो दोनों का फंक्शन क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो RER का जो फंक्शन है वो वही फंक्शन है जो राइबोसोम करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइज। तो आप बोल सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस प्रोटीन, व्हाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस लिपिड्स। याद कीजिए दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? प्रोटीन एंड लिपिड्स का। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटीन और लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ रिपेयरिंग की जरूरत हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ रीजन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, और जो स्मूथ रीजन है वो लिपिड सिंथेसाइज करेगा। साथ ही साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे बॉडी में आए हुए बहुत सारे ड्रग्स और टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई, मींस उसके असर को खत्म करता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई मेनी ड्रग्स एंड पॉइजंस, व्हाइल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे अगले वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम अलग अलग ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, मस्त पढ़िए, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।